आज जो है हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा पहले भी एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, लेकिन आज थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, और आप लोग उसका एक नोट्स भी सुन के बना सकते हैं। और उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक करने का कितना मेथड होता है, 3-4 मेथड होता है, जिसमें साइनेज मेथड चाहे जो भी मेथड है, कुछ मेथड को हम आज करके बताएंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कल बताए थे कि हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हीम मतलब आयरन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, यानी आयरन और प्रोटीन बनता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हीम जो होता है, हीम में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और ग्लोबुलिन में क्या होता है कि प्रोटीन होता है, अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग। जो हीमोग्लोबिन का कलर रेड आता है वह डिपेंड करता है कि उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा कितना है, रेड ब्लड सेल की मात्रा कितना है। जिसके शरीर में जितना अच्छा रेड ब्लड सेल का नॉर्मल वैल्यू होगा, अच्छा मतलब नॉर्मल होगा, सफिशिएंट मात्रा में आरबीसी होगा, उसके शरीर के हीमोग्लोबिन का कलर डीप रेड होगा। तो हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वह डिपेंड करता है कि शरीर में आरबीसी की संख्या कितना है। अब देखिए क्या होता है कि आयरन होता है वह फेरिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग प्रोटोफायरिन। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 प्रोटोफायरिन एंड 1 एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। मतलब हीमोग्लोबिन में एक हीम मॉलिक्यूल होता है, आयरन होता है, आयरन से मिलकर प्रोटीन बनता है, फेरिक ऑक्साइड कंटेनिंग करता है उसमें। और 4 जो होता है प्रोटोफायरिन और एक जो मॉलिक्यूल होता है हीम का होता है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, तब उसके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। सबसे पहले होता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन हम लोग समझें कि हीमोग्लोबिन का शरीर में बहुत मतलब कि क्या है, मेन रोल क्या बोले थे कि हीमोग्लोबिन क्या करता है कि शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग करता है। जिसके शरीर में जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा उसके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। यदि किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो जैसे सीढ़ी पे चढ़ेगा या थोड़ा सा चल लेगा तो सांस फूलने लगेगा, क्योंकि उसके शरीर में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, कैरी एंड ट्रांसपोर्ट O2 टू वेरियस टिश्यू। यह क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ढोता है और ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है कहाँ तक, शरीर के जितने भी सेल ऑर्गन के जितने शरीर में जितने भी सेल और टिश्यू पाए जाते हैं वहां पे टिश्यू में ले जाके ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। और उसके बाद कलर देता है। आरबीसी को क्या करता है, आरबीसी का रेड कलर है तो किसके चलते हैं, हीमोग्लोबिन के चलते, कलरिंग ऑफ आरबीसी। और उसके बाद एसिड बेस को रेगुलेट करता है। और फिर क्या करता है, वहां से जो टिश्यू जो छोड़ा हुआ है CO2 उसको ला के लंग्स के पास पहुंचाता है निकालने के लिए। तो हीमोग्लोबिन का इतना काम है। यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ाएगा, CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ाएगा, शरीर का एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ाएगा। तो शरीर में अगर एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ाएगा तो उससे अब जो साइंस पढ़े होंगे वो एसिड बेस बैलेंस समझते होंगे। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, उसमें हम केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है हीमोग्लोबिन का, न्यू बॉर्न में 14 से 20 ग्राम पर DL। देखिए हीमोग्लोबिन का मात्रक दो तरीके से होता है। एक होता है परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। और एक होता है ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम। यह जो ट्यूब है पहले भी बताए थे कि जो HB ट्यूब होता है उसमें 2 तरह का मार्किंग होता है। तो जो हम लोग ग्राम में करते हैं उसका मात्रक है ग्राम पर DL। अभी मत पूछो ग्राम पर DL क्या होता है। अब पर जैसे मात्रक होता है किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन का मात्रक रख दिया है कि ग्राम पर DL। तो जो न्यू बॉर्न बेबी मतलब कि जो बच्चा तुरंत जन्म लिया है, न्यू बॉर्न बेबी जो जन्मजात बच्चा है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, 14 से 20 ग्राम पर DL नॉर्मल वैल्यू है। यदि 14 से कम हो रहा है यानी कि उसको एनीमिया हो गया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन बीमारी होती है, तो एनीमिया होता है। एनीमिया वाले पेशेंट को क्या हो जाता है कि खून में आयरन का या आरबीसी का कमी हो जाता है।
तो एनीमिया भी बहुत तरह का होता है, वो अगले वीडियो में बताएंगे या पहले भी वीडियो हम डाल चुके हैं एनीमिया का। तो आप यही समझ लीजिए कि एनीमिया होता है उसकी कमी से। तो न्यू बॉर्न बेबी में उतना हो गया। अब मानते हैं चिल्ड्रेन कोई है, चिल्ड्रेन मतलब कि 6 साल 5 साल 3 साल 4 साल 8 साल का है, उसमें 11 से 14 ग्राम पर डीएल नॉर्मल वैल्यू होता है। 11 ग्राम से 14 ग्राम तक है तो नॉर्मल चल सकता है, ज़्यादा है तभी बीमारी है, कम है तभी बीमारी है। एडल्ट मैन में जैसे हम लोग एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब जो युवा अवस्था, 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल, 18 साल के बाद जब आदमी, मेडिकल में एक टर्म होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक एज होता है जिसमें मनुष्य जो है, जब आदमी जो एडल्ट एज में जाता है, तो एडल्ट एज में जाता है तो क्या होता है कि सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होता है। जैसे आपके दाढ़ी पे दाढ़ी आना, बाल आना, आर्म पिट में बाल आना, जेनाइटल ऑर्गन्स में बाल आना, ठीक है ना, सारे जेनाइटल ऑर्गन डेवलप करना। तो यह सब होता है कब? जब प्यूबर्टी एज होता है, जब हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है, मतलब जब तक हम वयस्क नहीं होते हैं उसके पहले तक बोलते हैं जुवेनाइल बोलते हैं, उसको प्यूबर्टी भी बोलते हैं। प्यूबर्टी मतलब कि बच्चा एडल्ट नहीं हुआ है। जैसे प्यूबर्टी एज क्रॉस करेगा वह क्या हो जाएगा? एडल्ट में आ जाएगा। तो एडल्ट एज में कितना रहता है? 13 से 16 ग्राम पर डीएल। यदि किसी स्वस्थ मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन है 13 से 16 ग्राम तक है तो वो बहुत अच्छा स्वस्थ है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा है। यदि 8 ग्राम हो गया, 7 ग्राम हो गया, 3 ग्राम हो गया, 6 ग्राम हो गया, तो 4 ग्राम 6 ग्राम से नीचे ज़्यादा सीरियस होता है, उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। यह जो हम बता रहे थे 13 से 16 ग्राम पर डीएल, यह होता है मेल में। फीमेल में थोड़ा मेल से कम होता है। क्यों कम होता है? तो हम लोग को तो खाना है ब्लड जो अपने आप आरबीसी 120 दिन बाद जो डेड होगा वही निकलेगा, बाकी तो कहीं से एक्यूट जब तक कहीं से कटे फटेगा तब तक लॉस नहीं होगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि हर महीना मेंस्ट्रुएशन होता है, तो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का लॉस होता है। तो मेंस्ट्रुएशन जब पढ़िएगा आपको तो समझ में आएगा क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन होता है तो हर महीना ब्लड का लॉस होता है। अब कभी कभी किसी डिजीज के चलते ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो इसलिए फीमेल का थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होता है, तो वह 12 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में हम लोग उसको मानते हैं कि उसका 16-18 नहीं जाएगा, 12 से 13-14 ग्राम। यदि किसी फीमेल का 8, 9, 10, 11, 12 तक भी है तो ठीक है, लेकिन जैसे 9-10 से नीचे आ जाएगा वह मेडिकल अटेंशन होता है। मेडिकल अटेंशन मतलब कि ध्यान देने की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अभी हम हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहे हैं और इसके बाद हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करना बताएंगे। अब देखिए कि हीमोग्लोबिन जैसे हम लोग पढ़ रहे थे WBC में कि WBC की मात्रा बढ़ गया तो ही कहलाएगा, घट गया तो ही कहलाएगा, बढ़ेगा तो हर बीमारी में बढ़ेगा, घटेगा तो। उसी तरह हीमोग्लोबिन का भी है। हीमोग्लोबिन का मात्रा जो बढ़ जाएगा यदि या घट जाएगा तो क्या कहलाएगा? जैसे में हीमोग्लोबिन का सबसे मात्रा तो ज़्यादा घटता है, तो लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। किस चीज़ में कम होगा? एनीमिया में, जिसमें खून की कमी हो जाती है। या फिर किसी कारण से किसी को, जैसे हमको एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्यूट लॉस, एक्यूट और क्रोनिक दो चीज आएगा मेडिकल में। एक्यूट मतलब कि कोई चीज जैसे तुरंत हो गया, और क्रोनिक मतलब धीरे धीरे हो गया। तो एक्यूट और क्रोनिक दोनों केसेस में ऐसे मानते हैं कि हमको कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो उस समय हमारा हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। या फिर मानते हैं कि कोई ऑपरेशन किसी को एकाएक हो गया, कोई ऑपरेशन में ब्लड का लॉस हो गया, या फिर कोई किसी फीमेल का इंसुरेशन हुआ, चाहे पेट से बच्चा है, मिसकैरेज हो गया, बच्चा नुकसान हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया। या फिर क्रोनिक कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है, जैसे मानते हैं किसी को बवासीर है, रोज पैखाना का रास्ता से बवासीर से पैखाना के रास्ता खून गिर रहा है। कौन कौन बवासीर है? बवासीर से खून गिर रहा है, तो उसमें क्या हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा किसी को नाक से खून गिर रहा है, चाहे कोई सा बीमारी, कोई घाव है जिसको रोज साफ कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खून गिर रहा है, तो उसमें क्या हो कि रोज थोड़ा थोड़ा ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में अब एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकता है। या फिर किसी के शरीर में आयरन का निर्माण, आयरन होता है ना शरीर में पाया जाता है, फिर आयरन और प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन में आता है। अब किसी के शरीर में आयरन का निर्माण ही नहीं हो रहा है, या वो खाना में प्रचुर मात्रा में आयरन नहीं है। आयरन का स्रोत कहाँ है? न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो आयरन का स्रोत कहाँ से होता है? खाना पीना से हमको आयरन मिलता है। हरा साग सब्जी, पालक का साग, हाँ, चुकंदर, ये सब से हम लोग खाते हैं। हम मानते हैं कोई आदमी है जो दिन भर नूने भात खा रहा है, कोई गरीब आदमी है, चाहे किसी कारण से वो आयरन नहीं प्रचुर मात्रा में ले रहा है, तो उसके चलते उसको कम हो सकता है। आयरन नहीं गया तो हीमोग्लोबिन निर्माण नहीं बनेगा। या फिर मानते हैं किसी को बोन मैरो का खराबी है, ऐसे मानते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। और रेड बोन मैरो, आप बताए थे हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? रेड बोन मैरो का पार्ट है। तो हम मानते हैं कि जैसे मानते हैं किसी को रेड बोन मैरो खराब हो गया है,
तो उसमें क्या हो सकता है कि उसका बोन मैरो खराब हो गया है तो इरिथ्रोपोइटिन क्रिया नहीं बने, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा, इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा, तो जब आरबीसी नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। जब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, यानी कि जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसका टोटल आरबीसी कम है, जिसका आरबीसी कम है उसका हीमोग्लोबिन कम है। इतना चीज को समझना है। तो बोन मैरो के कंडीशन में हो सकता है। तो यह किस किस बीमारी में घटने का कारण है। अब किसी बीमारी में एक ही बीमारी में बढ़ता है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात किसी को हार्ट की बीमारी है, या पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी होता है जो ब्लड कैंसर का ही प्रकार है। तो ज्यादा होना मानते हैं किसी का हीमोग्लोबिन 20 ग्राम दिखा रहा है तो वो क्या करता है, 20 ग्राम दिखाएगा तो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करने लगता है, वो ऑर्गन सबको ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ज्यादा होना भी होती है ना, कल के अत्याचार ज्यादा करना भी खराब है, कम करना भी खराब है। कम करेगा तो मुड़िए पे चढ़ के लगेगा तुमको पीटने, और ज्यादा करेगा तभी अतत रावण, जैसे रावण किसे ज्यादा अतत किया तो चला गया। तो वैसे ही चीज है कि किसी भी चीज के शरीर में भी है कि नॉर्मल तकले तो है तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, ज्यादा नीचे गया तब तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा बढ़ गया तब भी अब खूब देह में खून है, खूब हीमोग्लोबिन हो गया, मालूम चला कि वो तुम्हारा कांड कर देगा। तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम में नहीं होना चाहिए, मीडियम बन कर आना चाहिए। जैसे हम लोग मीडियम फैमिली के हैं तो ठीक है, ज्यादा हाई फाई भी नहीं, हम लोग को एसी या डीसी या टीसी में रहने का आदत नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं, खाते पीना अपना कमाना खाना है, बस उसी से मतलब रखते हैं। तो यह हो गया हीमोग्लोबिन के विषय में। तो हीमोग्लोबिन घटने के कारण, बढ़ने के कारण, नॉर्मल वैल्यू, इतना हम चीज समझ लिए। अब हीमोग्लोबिन कितने मेथड से चेक करते हैं वो हम समझेंगे। हीमोग्लोबिन का चेक करने के बहुत सारा मेथड है, उसमें से हम लोग 1-2 मेथड का जिक्र करेंगे, सबसे ज्यादा कौन मेथड का यूज किया जाता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करने का जानेंगे कितना मेथड है। बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें कुछ मेथड का हम लोग आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे, जानकारी के लिए जानना जरूरी है, कितना हीमोग्लोबिन का मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, मतलब हीमोग्लोबिन जांच करने की कितनी विधि होती है। तो डिफरेंट मेथड है, जिसमें सबसे पहला एक आता है, बहुत पुराना मेथड है, बहुत पुराना पद्धति है, विजुअल कंपैरिजन मेथड, जिसको साहनीज मेथड भी बोलते हैं, इसको एसिड हिमिटेन भी मेथड बोलते हैं, क्योंकि एसिड और N/10 HCl एसिड का और ब्लड का रिएक्शन कराते हैं, तो इसको एसिड हिमिटेनिक मेथड भी बोलते हैं। विजुअल कंपैरिजन, विजुअल देख देख के करते हैं तो विजुअल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। साहनी इसके वैज्ञानिक खोज किए थे तो साहली मेथड भी बोलते हैं। दूसरा सबसे प्रचलित अभी जो होता है आजकल लेबोरेटरी में, कैलोरीमेट्रिक मेथड या स्पाइरोफोटोमेट्रिक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि कैलोरीमीटर होता है लैब में, और राफ्किंग सॉल्यूशन और ब्लड का रिएक्शन करा के कैलोरीमीटर से उसका रीडिंग लिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सबका हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि साहनीज मेथड में क्या करना है। अब हम लोग अभी आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं वह साहनीज मेथड का बारे में बताएंगे, और हम लोग उसको चेक करके भी बताएंगे तो साहनीज मेथड से कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हम लोग को ब्लड कलेक्शन, इस मेथड में हमको सबसे पहले क्या होता है कि मेन चीज़ यही है कि हाइड्रोक्लोरिक N/10 HCl होता है, इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी में जो कन्वर्ट आरबीसी और एसिड का रिएक्शन होता है, जिससे आरबीसी का यहाँ का जो कलर होता है वह डीप ब्राउन हो जाता है, और डीप ब्राउन हो जाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास है, व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है, और इसके बीच में 2 स्टैंडर्ड ग्लास है, हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डाल के इससे कंपेरिजन करते हैं, और जो रिपोर्ट आता है देखते हैं। तो मतलब इसका प्रिंसिपल यही है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आरबीसी को कन्वर्ट कर देता है ब्राउन कलर हीमेटिन में, और हीमेटिन कलर को हम लोग कुछ देर छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसका हम लोग निरीक्षण करते हैं। यह प्रिंसिपल हो गया। अब सबसे पहले किसी चीज को चेक करने के लिए हमको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, तो हमको इसको चेक करने के लिए साहनीज मेथड से यदि हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, डिस्पोजल सिरिंज चाहिए, या फिर नीडल पंक्चर चाहिए, नीडल पिक करने वाला होता है। डीटी अगर हम इसमें रखते हैं तो डीटी वायल चाहिए, रैक स्टैंड नहीं लाया है तुम लोग, N/10 HCl चाहिए, SB पिपेट चाहिए, साहनीज कंप्रेसर बॉक्स चाहिए, HB ट्यूब या साहनीज ट्यूब चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। इतना चीज़ हमको चाहिए। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है, क्या है कि जब तक आग ही ना जली तब तक खाना ना बनी, तक पहले आग जलाओगे पड़े तब न खाना बनी। मानते नहीं कि चावल दाल सब्जी सब रख लेनी सरिया के,
आगे नहीं खिंचलते, एकरा चाहिए ब्लड चाहिए हमरा है, जले ब्लड नहीं तो स्पेसिमेन बोलते हैं, मेडिकल में क्या बोलेंगे उसको, हमको स्पेसिमेन। लैब फ्लेबोटोमी में क्या होता है कि फ्लेबोटोमी या लैब का जो पढ़ाई होता है उसमें सबसे पहले जो हम ब्लड का कलेक्शन कर रहे हैं, तो जो भी हम सैंपल कलेक्शन करेंगे, चाहे वह हमको क्या करना है, हमको हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे ब्लड है, यूरिन है, पॉस है, स्टूल है, स्पर्म है, वेजाइनल फ्लूइड है, सलाइवा है, साइनोवियल फ्लूइड है, एसाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, जो भी चीज पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, वो CSF है, ब्रेन में पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सबका हमको कलेक्शन करके जांच करना है अलग अलग बीमारी का पता लगाने के लिए। तो अब हम लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग ब्लड लें, तब पेशाब का भी चेक हम ही लोग को करना है, बीज का चेक हम ही लोग को करना है, स्टूल का चेक हम ही लोग को करना है। अभी नहीं कि लैब टेक्नीशियन का लड़का है तो ना भाई हम लैट्रिन उट्रिन नहीं चेक करेंगे, बहुत महक रहा है। तो यह सब दिमाग से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ाई इसी से कर रहे हैं और इसी से आपको खर्चा चलेगा, इसी से आपके परिवार का भरण पोषण होता है। क्योंकि आज जैसे बॉर्डर पे सिपाही लड़ाई कर रहा है तो वो नहीं जानता है कि कौन गोली उसके सीना पर लगेगा, वो पिस्टल का गोली है कि AK-47 का गोली है कि रिवाइवल का गोली है कि बम है कि ग्रेनाइट है। तो वैसे ही जब हम मेडिकल में क्या करते हैं, कोरोना में देखे ना, कोरोना में डॉक्टर लोग का सारा लोग चकित हो गया, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ का सेवा देख के, सब किसी को मरने का डर है। बाप बेटा का बॉडी नहीं छू रहा है, बेटा बाप का बॉडी नहीं छू रहा है, 10 लोग से उसी तरह करा दे रहा है पैसा दे के, भाई बहन के कमरा नहीं जा रहा। ऐसा एक मंजर बन गया था उस समय। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ डटे रह गया बॉर्डर के, ऐसा कोई भाग के छोड़ के गया है? कहीं सुना है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भाग गया? नहीं सुना होगा, नहीं भागा। सिपाही से ज्यादा मेहनत से बॉर्डर पर लड़ते रह गया, लड़ाई करते रह गया, पूरे पेशेंट को ठीक किया। जब तक कोरोना में कितना डॉक्टर लोग का बलि चढ़ गया, मालूम है तुमको? कितना डॉक्टर मरा है, कितना पैरामेडिकल, हम लोग कुछ आदमी बचे हैं, भाग है, जिसका भाग्य था वो बचा, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था बड़ा। लेकिन पटना के सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, गॉड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार जो थे, हार्ट के फादर ऑफ, मतलब पटना के बहुत बड़े अच्छे फिजिशियन, कोरोना में लोगों का सेवा करते करते, के अग्रवाल डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट, पूरा कोरोना भर, मरने के 2 दिन पहले तक लोग को बताया कोरोना से कैसे बचना है, हमको कोरोना हो गया, CT कराने जा रहे हैं, और वो बताइए वो भी चले गए कोरोना के समय में ही। तो डॉक्टर का एक धर्म होता है, लोग का सेवा करने में जो मजा आता है ना, वह मजा तुमको बॉर्डर पर लड़ने में भी नहीं आएगा, लेकिन मन तो होना चाहिए। अभी क्या है कि पैरामेडिकल का लड़का जाए मेडिकल कंफ्यूज है, करेगा क्या? 2 दिन पढ़ेगा तो कहेगा भाई ये तो बेकार, इससे अच्छा ही वो करेंगे। तो एक एम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही हैं वह क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? इंसान को बीमारी से, वो लोग जानता है कि दुश्मन लक्षक कौन अटैक करेगा, हम लोग क्या करते हैं? किसी तरह का दुश्मनों का हम लोग लड़ते हैं। तो आप लोग को वह बनाना पड़ेगा, वह समझना पड़ेगा कि हमको मानव सेवा के लिए, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मदर टेरेसा जो थी, क्या कि कोई किसी को नहीं छूता था, उसका वो ड्रेसिंग का है वो मदर टेरेसा कहलाए। तो यह सब चीज है। हम एक बहुत बड़े अच्छे, हम लोग जो डॉक्टर हैं या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी आप लोग हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा बहुत लोग बहुत रिस्पेक्ट देता है, और उस रिस्पेक्ट का आपको कदर करना होगा, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं होगा। हमारे हाथ में किसी का जीवन होता है, जिंदगी होता है, तो उसको हमको बढ़िया से करना है, ही नहीं कि हम उसके मतलब कि गैर हाजिरी या फिर दिमाग कंसंट्रेशन की कमी से किसी का हम जान नहीं ले सकते हैं। और इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि क्या हम ये हो रहा है वो हो रहा है। देखते हो ना कि जो हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ जो दवा करता है, जो दवा देता है, वो डायपर भी चेंज करता है पेशेंट को। जो ICU में पेशेंट भर्ती है तो उसका एलिमिनेशन से क्रिया, मतलब मल मूत्र निसर्जन से लेके सारा प्रक्रिया वो नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो मानव सेवा कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए, नहीं कि हम उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब गलत चीज है। ये तो हम लोग थोड़ा टॉपिक से भटक के चले गए मोटिवेशन की तरफ, तो ऐसा होता है कभी कभी, ये सब भी होना चाहिए। तो अब हम लोग देखिए कि स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर ली। अब हम लोग साहनीज मेथड में जो होता है कि साहनीज में इसका जो नाम पहले हम बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं साहनीज हीमेटोमीटर। इसको समझिए, इसका आप एक बनाइएगा बोर्ड पे, साहनीज हीमेटोमीटर बोलते हैं, यह इसको साहनीज कंपैरेटर बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि यह लगेगा कि भाई ये वो डब्बा है, लेकिन देखने वाले के लिए डब्बा है, लेकिन जो इसका लैब टेक्नीशियन का जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए डब्बा नहीं है, उनके लिए एक टेस्ट का इक्विपमेंट है। और इसमें बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि आप देखिए पीछे तरफ एक ट्रांसपोर्ट व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।
यह व्हाइट बोर्ड इसलिए लगा हुआ है कि जो लाइट जो कंपेरिजन करेंगे, जब हीमोग्लोबिन जब चेक करेंगे, जब इस ग्लास से कंपेरिजन करेंगे तो बाहर का लाइट, इधर का लाइट उधर नहीं निकल जाए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाए इधर का इधर। तो इसको अच्छा से दिखने के लिए, कलर मैचिंग के लिए इसको लगाया गया है व्हाइट बोर्ड। और यहाँ पे बोलते हैं टू स्टैंडर्ड ग्लास होता है। तो यहाँ पे दो कलर स्टैंडर्ड ग्लास है, जिससे हम लोग कलर को मैच करते हैं। यानी कि जब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एक होल होता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, साहनीज ट्यूब को रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, साहनीज ट्यूब बोलते हैं। तो साहनीज कंपैरेटर बॉक्स समझ गए, और साहनीज ट्यूब या हीमोग्लोबिन ट्यूब बोलते हैं। यह हीमोग्लोबिन ट्यूब जो होता है, या सिलिंड्रिकल भी होता है, ऐसे भी होता है, दोनों तरह का होता है। तो इसमें देखिए, इसमें दो तरह का मार्किंग होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, और यहाँ से 10, 20, 30, 10%, 120%, 140%, 160% तक होता है। तो इसको हम लोग इसमें रख देते हैं। इतना चीज समझ गए, हीमोग्लोबिन ट्यूब के बारे में समझ गए, कंपैरेटर बॉक्स के बारे में समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि एचवी पिपेट भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन पिपेट। एचवी पिपेट का मतलब, आजकल तो माउथ पिपेटिंग नहीं चलता, आपको सीबीसी आ गया है, लेकिन दोनों मेथड हम पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। हम अभी साहनी ट्यूब का बात कर रहे हैं। इसमें एचवी ट्यूब होता है, इसमें भी ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है, कॉस्टली मिलता है। जितना भी मेडिकल का सामान है, शीशा का ही दिखाई दे, लेकिन कॉस्टली होता है। तो आप लोग को यूज करना है प्रिकॉशन के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि टूटना ही नहीं चाहिए। आप समझे शीशे का है, कितना का होगा, तो नहीं, यह सब कॉस्टली मिलता है। जर्मन का भी मिलता है, नॉर्मल का भी मिलता है, ये बढ़िया वाला है, सब बहुत सारा तोड़ दिया है सब। तो इसमें आप देखिएगा एक 20 माइक्रोन का मार्किंग होगा, यहीं पे एक ही मार्किंग होता है। हमको ब्लड लेना है पेशेंट का, और उस ब्लड को जब लेंगे तो इसमें ईयर बबूल नहीं होना चाहिए, समझिए बढ़िया से। ब्लड लेते समय ईयर बबूल नहीं होना चाहिए, और 20 माइक्रोन से ज्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। यदि 20 माइक्रोन से ज्यादा ब्लड है तो हम कॉटन से सब के उसको करके 20 माइक्रोन तक लाएंगे, और वो भी हमको तुरंत करना है। ईडीटीए वाला ब्लड होगा तब तो कॉल आउट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कैपिलरी से हम ब्लड ले रहे हैं, तीन तरह का ब्लड कलेक्शन होता है, पहले भी बता चुके हैं, फिर पर लिखा देंगे। 3 तरह का ब्लड कलेक्शन होता है। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जिसमें कैपिलरी वेन जो होता है, वेन आर्टरी और कैपिलरी पड़े है ना, तो कैपिलरी यहाँ पे प्रिक कर देंगे और यहाँ से ब्लड लेते हैं। तो यहाँ वाला ब्लड क्या करेगा, तुरंत क्लॉट हो जाता है। इसमें प्रिकॉशन और स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे। दूसरा हम ईडीटीए ब्लड लेंगे। ईडीटीए वायल बताए थे जो नेकोनेटर में ईडीटीए वायल लेते हैं। ईडीटीए वायल में ईडीटीए केमिकल होता है जो एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लड लेके इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स करके हम लोग ट्यूब में रख देंगे। और जिसको जितना ब्लड का जब हम जरूरत है तो इसमें 20 माइक्रोन ब्लड ले लेंगे। और ब्लड लेके 20 माइक्रोन, अगर पूरा 20 माइक्रोन आ गया है तो हम इसके अरिया वाला जो साइड वाला है उसको हम लोग पोंछ लेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ब्लड लगा रहेगा। और स्मार्टली इसको हमको पूरा इसके भीतर लाना है, घबराना नहीं है, आराम से भीतर ला के धीरे से छोड़ देना है। और छोड़ के फिर इसमें 1-2 बार साफ कर लेना है, और साफ करके फिर इसको नॉर्मल डिस्टिल वाटर से साफ करके रख देना है। और इसमें जो केमिकल होता है उसको, जैसे हम अभी उसको बताएंगे, पहले हम सामान का बता रहे थे। और एक मिक्सिंग ग्लास हो गया, मानते हैं इसको मिक्स करने वाला हो गया। तो यह सब स्पिरिट कॉटन हो गया, या ग्लव्स हो गया, यह चीज हो गया। अब हम लोग पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि साहनीज मेथड से कैसे चेक करेंगे, कैसे कलेक्शन लेंगे, इस सब चीज को हम लोग अभी समझेंगे। पहले हम जो है हीमोग्लोबिन साहनीज मेथड से जो चेक करने के लिए आप लोग जो सिखाने रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लाइव सिखा रहे हैं, कागज में नहीं, इसको हम लोग करके देखेंगे। और ब्लड कलेक्शन भी बताएंगे, ब्लड कलेक्शन के कितने मेथड होते हैं, कैसे। सबसे पहले ब्लड कलेक्शन के लिए हमको क्या करना है, पीपी किट मतलब ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स इसलिए पहनेंगे ताकि पेशेंट को भी कोई इन्फेक्शन नहीं लगे और हमको भी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात ध्यान देना है ब्लड कलेक्शन के समय कि आपको जो है प्रिक नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में प्रिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिसको कोई अगर वायरल डिजीज है, कोई बीमारी जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, तो वह क्या हो जाएगा, आपको भी हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए पूरा प्रिकॉशन, अब इधर बतिया रहा है, कैपिंग वगैरह करने में ध्यान देना है। अब मालूम चल रहा है कि आप इधर बतिया रहे हैं, इधर ब्लड ले रहा है, इधर कैप लगा रहे हैं, तब तक मालूम चला आपने हाथ में चूहा लिए, तो मालूम चला कि किसी को अगर HIV है तो वह आपको भी हो सकता है HIV। तो यह सब चीज पे ध्यान देना है। ये कहाँ से ग्लव्स उठा के लाया है रे, किस में था?
हंस कह रहा है सर, तुमको हंसी तुम लोग को आ रहा है। अब देखिए हम लोग को क्या अभी हम दिखा रहे हैं कि हमको कैपिलरी ब्लड नहीं लेना है, हम दिखाएंगे कि हमको वेनस ब्लड लेना है। दो तरह का ब्लड कलेक्शन हो बताया था ना, वेनस ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन और आर्टरी ब्लड कलेक्शन। तो अभी हम लोग कैपिलरी तो सिंपल है कि यहाँ से लिए और यहाँ से मिडिल फिंगर से कैपिलरी लेना होगा, हम बता रहे हैं, करेंगे नहीं। जैसे कैपिलरी नहीं हो तो सबसे पहले वो क्या करना है कि स्पिरिटेड कॉटन से यहाँ को क्लीन करना है। स्पिरिटेड कॉटन से क्यों क्लीन करेंगे? क्योंकि हमारे हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैकड़ों और करोड़ों की संख्या में सब जगह है, माइक्रोस्कोप पे देखिएगा। तो अगर हम प्रिक करेंगे तो डायरेक्ट ब्लड में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सेफ्टी के लिए इसको कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खा जाएंगे। स्पिरिटेड है, स्पिरिट कॉटन है, क्या कहता है एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। उसके बाद मानते हैं कि आप प्रिकर है तो स्मार्टली ऐसे प्रिक करेंगे, हाथ यहाँ पे उंगली रख के धीरे से इसे मारना है। अब पूरा उंगली पूरा निडिल को हला नहीं देना है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है छुआना है, निकाल लेना है, पता भी नहीं लगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस का चीज है। तो यह कैपिलरी वाला हो गया। अब वेनस के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले पेशेंट को हम लोग जो है ऐसे पोजीशन में बैठा देंगे और पेशेंट से कहेंगे देखिए भाई घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, अब थोड़ा सा ब्लड हमको लेना है आपका हीमोग्लोबिन जांच के लिए, आप आराम से ऐसे लेट जाइए, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कहना है। अब हाथ कहेंगे पेशेंट को ऐसे हाथ दीजिए, बायां हाथ या दायां हाथ कोई हाथ लेंगे। एक टर्निकेट होता है, टर्निकेट क्या करता है वो ब्लड को वेन को डायलेट करता है, वेन को दिखने, इसे वेन आपको पूरा दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोग टर्निकेट बांधेंगे तो टर्निकेट हम लोग ऐसे अब बोरा बांधने ऐसा नहीं बांध देंगे इसे कि जब खोलना हो तो नहीं खोले पेशेंट का। हम लोग क्या करेंगे वो ऐसा बांधेंगे कि हमको वेन डायलेट होने के बाद भी क्या कि हमको जब जरूरत पड़े तो दिखाई दे दे। तो मानते हैं कि हम लोग सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड कलेक्शन के लिए कौन वेन होता है? यहाँ पे क्या होता है क्यूबाइटल वेन होता है। क्या होता है? कौन वेन होता है? क्यूबाइटल वेन होता है। तो क्यूबाइटल वेन में हम लोग क्या करेंगे ब्लड कलेक्शन के लिए हम लोग प्रिक करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ भी प्रिक करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? यहाँ भी प्रिक करना है तो हमको क्या चाहिए? स्पिरिटेड कॉटन चाहिए, क्या कि लोकल एरिया को हमको साफ करना है ताकि डायरेक्ट जो है। अब इसको हम लोग बढ़िया से देख लेंगे कि कंफर्म होने के बाद कि इसका जो कहाँ पे है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसका अंदाजे मारते हैं। अब तुम यह इडिटिव वायल है, इडिटिव वायल में हम रखेंगे। तो अब देखिए स्पिरिटेड कॉटन है तो इसको हम लोग आराम से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको वॉश करके थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब देखो इसमें से कितना गंदा निकला, दिखाई देने में कितना गोरा दिखाई दे रहा है कि गंदा होगा नहीं इसके शरीर, लेकिन हर किसी के शरीर में होगा क्योंकि पसीना है, गर्मी का दिन है। तो इसको हम लोग पहले जब हम इसको सिरिंज का यूज करेंगे तो हल्का लगा रहता है, तो ऐसे ब्लड लेके मारोगे बस गिर जाएगा। तो पहले इसको हम लोग बढ़िया से लॉक कर लेंगे, ठीक है ना, बैठा लेंगे बढ़िया से, भोजपुरी में बैठा लेंगे, इंग्लिश में लॉक कर लेंगे। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग तो इसको रखेंगे। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसको हम लोग ऐसे सील कर लेंगे। यह नीडल हम लोग स्मार्टली इसमें प्रिक करेंगे। बहुत लोग को देखते हैं कि इस पे नीडल पे उंगली रख देता है, तो ब्लड निकालना है तो इंजेक्शन देते समय नीडल पे उंगली नहीं होना चाहिए। इससे क्या है तुम्हारे हाथ का जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे नीडल पे चढ़ गया। हमको स्मार्टली 45 डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री के एंगल में? 45 डिग्री के एंगल में हमको प्रिक करना है। और देखो यहाँ पे ब्लड इसका जो है, बेहोश उधर ताक ना रे, बेहोश मत होइए रे। 2 ml ब्लड से क्या होई? इतने बड़ा का शरीर है, 2 ml ब्लड की। इसको हम लोग पहले क्या किए टर्निकेट को खोल दिए और हम लोग बोले हाथ मुट्ठी खोल लीजिए और यहाँ पे जो स्पिरिटेड कॉटन है उसको रख के हम ऐसे कर लिए और इसको बोले इसको कुछ देर तक हम क्या करेंगे पेशेंट को बोलेंगे ऐसे दाब के रखना है, क्योंकि वेन में हम लगाए हैं तो ब्लीडिंग होगा, अगर ये गिरा देगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा। अब हम लोग तुरंत क्या करेंगे इडिटिव वायल में इसको वैक्यूनेटर जो है, वैक्यूनेटर में हम लोग इडिटिव वायल में धीरे धीरे इसको रखेंगे। फोर्स के साथ रखेंगे तो क्या होगा? फोर्स के साथ रखेंगे तो ब्लड का जो सेल है वह डैमेज हो जाएगा, आरबीसी का सेल टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन हमको आरबीसी से ही देखना है, तो आराम से इसको रख देंगे। और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको कैपिंग करते समय ध्यान देंगे। निडिल लिस्टवायर होता है, वो निडिल लिस्टवायर का यूज करेंगे नहीं तो कैपिंग के समय आराम से इसको कैप करके इसका BMW का जो बक्सा है वो BMW पढ़ाया जाएगा, बताया जाए कहाँ डालना है। अभी इस ब्लड को लेके हम लोग तुरंत एक बार यह करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे इसे मिला लेंगे। अब कितना लोग ऐसे मिलाता है तरह मिलाता है तरह, तो ये तरह नहीं मिलाना है, पूरा सेल टूट जाएगा। अब इसमें हम लोग मिला लिए तो क्या कि आराम से इसमें से हम ब्लड निकाल के काम करेंगे जितना हमको जरूरत पड़ेगा। तो यह हम लोग ऐसे मिक्स कर लिए ब्लड को। अब हम लोग यहाँ पे ब्लड को रख दिए, ब्लड कलेक्शन मेरा हो गया। इसको डस्टबिन में डाल दो ले जाके, ब्लड कलेक्शन हो गया, ले जाओ सब ले जाओ।
अब देखिए ब्लड कलेक्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एचबी ट्यूब चाहिए। और एचबी ट्यूब में क्या चाहिए, हमको ड्राई चाहिए। इसको साफ करने के बाद हमको सुखा लेना है। और इसमें हमको क्या करना है, मार्किंग है 20 है और 2 है, तो हमको 2 मार्किंग तक लेना है। क्या लेना है, 2 मार्किंग तक अच्छा से लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। अरे यहाँ पे था ये क्या हुआ। अब इसमें हमको ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, ये हम ले लिए। 2 मार्किंग तक ही इसको हमको दो मार्किंग तक हम क्या किए, इसको एक और इसे ला 2 मार्किंग तक लेके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से बंद करेंगे। क्योंकि हमको कैसे नहीं कि गए 2 रुपया कमाने, 5 गो रुपया कमाए, मालूम चला 50 रुपया केमिकल गिरा दिए, 20 रुपये का टेस्ट किए, 400 का ट्यूब फोड़ दिए। यह सब चीज पे प्रिकॉशन करना है। जितना कमाना है उसमें बचाना भी है, काम भी करना है, लैब का भी खर्चा, इसलिए सब चीज को प्रिकॉशन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारा चीज फूटने वाला चीज है। तो प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो जितना हमको आमदनी नहीं होगा उससे ज्यादा हमको लॉस रहेगा, 2 दिन में लैब बंद हो जाएगा। तो यह सब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रिकॉशन होना चाहिए। अब हमको चाहिए ब्लड, क्या चाहिए, ब्लड। हम लोग ब्लड क्या करेंगे, 20 माइक्रोन तक हमको ब्लड लेना है। इसका जो है हम ढक्कन खोल रहे हैं और इसमें से हम ब्लड ले रहे हैं 20 माइक्रोन। कॉटन थोड़ा सा ले लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साफ कर दिए। अब हमको इसमें से 20 माइक्रोन ब्लड लेना है। बीस माइक्रोन ब्लड डाल के इसको मिक्स कर दिए। मिक्स करके हमको 10 मिनट इसको छोड़ देना है। 10 मिनट घड़ी में टाइम देख लीजिए। यह है डिस्टिल वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से इसको साफ कर लेंगे। ट्यूब को तुरंत क्या करेंगे, उसको छोड़ दिए और डिस्टिल वाटर से क्या किए, भिजले में रख दिया है। एक डस्टबिन ला के रखो ना यहाँ पे हमेशा के लिए। अब 10 मिनट के लिए पॉज कर दो। अब 10 मिनट हो चुका है। अब हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, वाटर डाल, डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं और इसको हम लोग डाल के अभी देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अभी जो है हमको डीप ही दिखाई दे रहा है कलर, हमको इस कलर से मैच कराना है। तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसलिए हम जान रहे हैं कि कितना तक जाएगा। आप लोग को 2-2 बूंद डालना है। अभी 10 ग्राम तक गया है, लेकिन फिर भी जो है कलर है डीप है, इसमें अभी और डलाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग बढ़िया से मिक्सर रॉड होता है उससे हम लोग मिलाते रहें। थोड़ा थोड़ा जो है मिलाना है। मिक्सिंग पतला रॉड रहता है, नीचे बैठ जाता है, ये संतूरा है सब। तो अब देखिए कि यह जो है कलर दोनों स्टैंडर्ड क्लास से मिल गया है। इनका हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है 14 ग्राम पर डीएल है। तो ऐसे हम लोग इस साहनीज मेथड से जो है हीमोग्लोबिन को हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद सारा सामान जैसे जिस अवस्था में है, जो बीएमडब्ल्यू में डालने वाला बीएमडब्ल्यू में डाल देंगे, ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो यह हम लोग साहनीज मेथड से जाने। और एक और मेथड हम बता दे रहे हैं जो कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है, या फिर उसको बोलते हैं स्पायरो कैलोरीमेट्रिक मेथड। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 5 ml ड्राफ्टिंग सॉल्यूशन लेते हैं और क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या क्या चाहिए कि हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए, 2 पिपेट चाहिए। तो ड्राफ्टिंग सॉल्यूशन आता है, केमिकल का नाम है
कैलोरीमीटर चाहिए। तो हम लोग ड्राफ्टिंग सॉल्यूशन को 5 ml ड्राफ्टिंग सॉल्यूशन को एक ट्यूब में रखते हैं और 20 माइक्रोन ब्लड लेते हैं और दोनों को छोड़ देते हैं, रिएक्शन करने देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद कैलोरीमीटर में उसका रीडिंग हम लोग लेते हैं, टेस्ट बाय स्टैंडर्ड गुने ऐसे करके उसका रिपोर्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 मेथड ही आजकल प्रचलित है, कैलोरीमेट्रिक मेथड भी ज़्यादा यूज होता है। तो फिर चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे।